अपनी भी चेक करें। हाँ इसी से हाँ तो बेटा देखो कल अपन ने अधिचर बोले तो एपिडर्मिस, स्किन मींस डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, उसमें अपन ने स्टडी कर लिया था। एपिडर्मिस डर्मिस होता है, 2 लेयर ही अपने को मेनली पढ़नी थी। उसमें अपन ने एपिडर्मिस के 5 लेयर, स्ट्रेटम बेसल, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड देन स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो आउटर मोस्ट लेयर जो थी वो आपकी थी स्ट्रेटम कॉर्नियम। एम आई राइट? फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो आपका स्ट्रेटम बेसल है उसके अंदर पाए जाते हैं रेटिपेक्स, और रेटिपेक्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं मिलेनोसाइट सेल से, और मिलेनोसाइट सेल जो है उसमें आपके बनता है मिलेनिन, और मिलेनिन से आपका कलर, स्किन का कलर कैसा होगा वो डिपेंड करता है। तो आपके नॉर्थ रीजन के अंदर गोरे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल के आसपास, साउथ पोल के आसपास, और आपके इक्वेडोर के आसपास में काले लोग, क्योंकि वहां पे मिलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर या हाई सन रेज। फिर अपन ने देखा था कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है उसके अंदर पाया जाता है किरेटोहाइलिन, सॉरी ग्रेन्युलोसम के अंदर किरेटोहाइलिन। वो किरेटोहाइलिन से बनता है आपके एलईडी, जो कि ल्यूसिडम में होता है, जो कि वाटर को रेजिस्ट करता है अंदर आने से, और ये एलईडी बाद में कन्वर्ट हो जाता है केरेटिन के अंदर, और वो कॉर्नियम के अंदर पाया जाता है। तो आपका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो केरेटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अपन ने 5 लेयर पढ़ी थी, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। लेट कम गेट सन बर्न बताया था। ल्यूसिडम, कॉर्नियम, सॉरी कॉर्नियम, फिर नीचे ल्यूसिडम, फिर ग्रेन्युलोसम, फिर स्पाइनोसम, और देन सबसे नीचे बेसल, स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम मेलपिगी इसको कहते हैं। तो ये आपका जूलॉजी वाला पोर्शन कल अपन ने शुरू किया था, और पूरा मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था। आज अपन उससे जस्ट नीचे का जो लेयर था वो था आपके डर्मिस। कौन सा वाला? डर्मिस। थोड़ा सा वापस मैं एक बार कमेंट दे दूं। ये डायग्राम अपन ने कल ड्रॉ किया था, ज्यादातर बच्चों को याद होगा। आई थिंक का पार्ट जिसमें तो ये आपके सबसे ऊपर का लेयर, जिसको अपन ने यहाँ से कल मैंने बोला था कि इतना, ये 2 लेयर को अपन ने बड़ा किया था, एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपर क्या है आपके? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, मतलब एक से ज्यादा लेयर होगी, तो यहाँ पे 5 लेयर पाई जाती है। सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम बेसल, ये स्ट्रेटम बेसल है। अच्छा इसके नीचे क्या होगा सर? डर्मिस होगा, है ना? डर्मिस जो है वो 4 टाइम ग्रेटर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस काफी छोटी होती है, तो ये डर्मिस है। इसी के अंदर आपके रूट हेयर रूट पाई जाती है। साथ साथ में आपके, मैंने क्या बताया था आपको, सिबेशियस ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? सिबेशियस ग्लैंड, जिससे तेल निकलता है, जिससे कि आपका बाल जो है वो चिकना बना हुआ रहेगा। उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, जो डायरेक्ट एपिडर्मिस में खुलती है और डर्मिस में पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, है ना, जहां से आपका पसीना निकलेगा। इसके अलावा इसी डर्मिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आर्टरीज एंड वीन्स पाई जाती है, आर्टरीज और वीन्स, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे न्यूरॉन्स, नर्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर्व्स।
नर्व पाई जाती है जिससे कि आपको सेंसेशन आगे मिले। इसका मतलब एपिडर्मिस के अंदर आपके ना तो ब्लड कैपिलरीज होती है, ना आर्टरी वेन्स है, ना ही आपके न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होते हैं स्ट्रेटम बेसल। तो ये मैंने केवल और केवल एपिडर्मिस को यहाँ पे बड़ा करके दिखाना है। तो ये स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस या फिर मैं इसको बोलता हूँ क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल पाई जाती है। तो फर्स्ट लेयर स्ट्रेटम बेसल एसबी। देन इसके ऊपर आपके क्या लेयर है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसमें जो कि पॉलीहेड्रल सेल होती है, मींस एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो जहां पे। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, फास्ट थोड़ा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्क्वेमस सेल के ऊपर यहाँ पे रेटेपेक्स तीखे तीखे हॉर्न निकले हुए होते हैं, सींग निकले हुए। ये रेटेपेक्स जो है ये मिलेनोसाइट सेल के साथ में, मिलेनोसाइट एक बना देते हैं यहाँ पे सेल, अपन ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक सेल बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है और यहाँ पे एक मिलेनोसाइट सेल बना, ये मिलेनोसाइट सेल है। ये रेटेपेक्स के साथ में मिलके क्या बनाती है, मिलेनिन बनाती है। क्या बनाती है, मिलेनिन। ये है आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम एसएस। तो स्ट्रेटम बेसल पहली लेयर, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। कौन सी वाली, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके अंदर केरेटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केरेटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये केरेटोहाइलिन, ये केरेटोहाइलिन प्रोटीन जो होता है सुरक्षा देने का काम या फिर मैं बोलूं मजबूती देने का काम करेगा। उसके बाद में आपके यहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडम, केरेटोहाइलिन के डीकंपोज होने की वजह से, केरेटोहाइलिन के डीकंपोज होने की वजह से यहाँ से आपके बन जाती है क्या, एलिडीन नामक सब्सटेंस बन जाता है। तो ये एलिडीन सब्सटेंस यहाँ पे बना हुआ है। ये एलिडीन जो होता है ये वाटर रेजिस्ट करने वाला होता है, वाटर को रेजिस्ट करने वाला होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अंदर। और सबसे ऊपर आपके जो है वो कौन सी लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो देखो 5 लेयर आपको याद रखें। इसमें हमेशा माइटोसिस होता है और ये लिविंग है, तो माइटोसिस होगा तो यहाँ पे डिवीजन होने की वजह से ये लेयर जो है ऊपर उठती रहेगी और इसी वजह से आपकी स्किन निकलती भी है। कई बार आप जब हाथ धोते हो या फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो ऊपर से स्किन निकल रही है ना, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम ही निकलता है आपके। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम और ये स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये 5 कम, लेट गो, लेट गेट, सनबर्न, ये मैंने आपको कल बताया था। कम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइन, सन और बर्न बेसल या फिर स्ट्रेटम मेलपिगी, दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हैं। केरेटोहाइलिन से एलिडीन बनना और फिर एलिडीन से केरेटिन प्रोटीन बनना, ये होता है आपके कॉर्नियम में। इसकी वजह से कॉर्नियम जो होती है वो कंप्लीटली नॉन लिविंग लेयर है जो हमेशा उतरती रहती है। तो a process in which keratin formed is called keratinization। कल मैंने आपको बताया था keratinization। यहाँ तक सबका क्लियर रहता है। और उसके अलावा मैंने एक दो और सेल का नाम बताया था। यहाँ पे सबसे नीचे मर्केल सेल, कौन सी सेल, मर्केल सेल मींस एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली जो ये लेयर है इसमें मर्केल सेल पाई जाती है जो कि सेंसेशन को, एपिडर्मिस को जो भी सेंसेशन मिलेगा वो डर्मिस की तरफ ट्रांसफर करेगी। ओके उसके अलावा मैंने आपको एक और लेयर बताई थी, सॉरी एक सेल और बताई थी कि मिलेनोसाइट सेल के साथ साथ में यहाँ पे कुछ लेगरहैंड सेल्स पाई जाती है। ये लेगरहैंड सेल को अपन बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है कि जो भी बाहर बैक्टीरिया आया है स्किन के ऊपर, फंगस आया है, बैक्टीरिया आया है या कोई वायरस आया है, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाने के लिए नीचे की साइड में मैसेज को सेंड करेगी थ्रू डर्मिस, थ्रू ब्लड, नीचे की साइड में लेकर। एपिडर्मिस सबका क्लियर, तो एक बार हम सब करो बेटा फास्ट। किस तरह एपिडर्मिस हमको पूरा समझ में आ गया, केरेटिनाइजेशन क्या होता है जल्दी, एपिडर्मिस क्लियर, हाँ
डर्मेटोलॉजी, डू यू हैव माय वॉइस ईच एंड एवरी कैंडिडेट? क्या आपका वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। ये क्लियर हुआ आपके पूरा एपिडर्मिस? जल्दी बोलो। अच्छा ये बोल भी नहीं, सबका क्लियर एपिडर्मिस? एक एक चीज आपको मैं कह रहा हूँ, फिर जूलॉजी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ना कि द्विबीजपत्री और एक बीज, डाइकोट और मोनोकोट रूट में अंतर क्या है ना? वहां पे याद करने वाली चीजें ज्यादा थी, इसीलिए मैं बोला था बॉटनी इज द मोस्ट बोर्ड पार्ट ऑफ बायोलॉजी। हालांकि ट्राई किया आपको कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए और कम टाइम में उसको अपन कंप्लीट करें, लेकिन जूलॉजी में काफी इंटरेस्ट। अब मैं कुछ सोच सकता हूँ यार, अपन ने कल बोला था कि स्किन इज मेड अप ऑफ मेसोडर्मल से, तो दिमाग में सीधा था मेसोडर्म मींस जाइगोट। जाइगोट में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से आपकी स्किन बनती है, डर्मिस वाला पार्ट। और एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है तो मैंने कल बताया था एक्टोडर्म से बनता है। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म की एम्ब्रियो की जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है वो स्किन का फॉर्मेशन करती है ऐसे। फिर दूसरा कि अगर स्किन को काटूं एकदम पतला और अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे ये 5 लेयर दिखेगी, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ग्रेन्युलोसम, ल्यूसिडम एंड कॉर्निया। अब चलते हैं अपन आगे और वो देखते हैं कि आपका स्ट्रेटम डर्मिस, ये वाला पार्ट तो आपका कौन सा है? डर्मिस वाला पार्ट। तो देखिए डर्मिस क्या है, एक मिनट। कल क्यों नहीं क्या हुआ? कितने काम वीडियो बाहर तो फटाफट एक बार छुट्टी दे दो तो उसमें पता नहीं क्या वॉइस क्लियर है बेटा? ओके। तो देखो अब डर्मिस वाला पार्ट क्या है देखते हैं। डर्मिस डर्मिस जो है आपका वो ये वाला पार्ट है पीछे, जिसके अंदर आपके स्किन डेरिवेटिव भी है, मींस ब्लड कैपिलरीज भी आ रही है, नर्व्स भी आ रही है, और उसके अलावा आपके हेयर है, सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। तो अब अपन इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं ये सारा ड्रॉप कर रहा हूँ एपिडर्मिस वाला पार्ट, वी डोंट नीड नाउ। So dermis is made up of mesodermal cell of embryo. डर्मिस में आपके सारे के सारे स्किन डेरिवेटिव पाए जाते हैं। मेनली डर्मिस जो है वो आपके 2 लेयर से बनता है। कितनी लेयर से बनता है? 2 लेयर। एक होता है आपके पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर, इट कंटेन फाइबर्स। क्या होते हैं इसके अंदर? फाइबर्स होते हैं। या फिर मैं बोलूं कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ये मान लेते हैं कि एपिडर्मिस के ऊपर गया। अब ये डर्मिस यहाँ पे आपके स्ट्रेटम बेसल कनेक्टेड है, स्ट्रेटम बेसल। तो यहाँ पे होते हैं काफी सारे फाइबर्स, ये बनाते हैं मैट्रिक्स डर्मिस का। दूसरा यहाँ पे होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल।
ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है बीच बीच में, इन्हीं के बीच बीच में आपके आई भी रहती है आर्टरीज और वीन्स, डर्मिस के अंदर आर्टरीज और वीन्स। और फाइबर यहाँ पे दो तरह के बनते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर और व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पे आपके जो फाइबर पाए जाते हैं वो कोलाजन फाइबर होते हैं। कौन से फाइबर होते हैं? कोलाजन फाइबर होते हैं। इससे स्ट्रेटम वेसल कनेक्टेड होता है। अभी मैंने ये पहला भाग बनाया आपका, कौन सा? पेपिलरी लेयर, थोड़ा थिन होता है सर, आपने इतना मोटा बना दिया आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। ये थिन है, इसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर इसमें पाए जाते हैं, कुछ ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे आई हुई रहती है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रेटम वेसल जो है वो इससे कनेक्टेड होता है। फिर इसके नीचे जो दूसरा लेयर है वो है आपका रेटिकुलर लेयर। कौन सा लेयर? रेटिकुलर लेयर। तो पहला है आपका पेपिलरी लेयर ये वाला, दूसरा है आपका रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर, ये रेटिकुलर लेयर जो होता है इसके अंदर आपके जितने भी, एक तो कोलेजन फाइबर इसके मोटे मोटे होते हैं, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो काफी मजबूत है। और दूसरा नर्व्स और आर्टरीज वीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। और तीसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपने जो रूट हेयर निकाले थे इनका कनेक्शन यहीं से रहता है। रूट हेयर्स या फिर बोलूं सीबेशियस ग्लैंड्स या फिर बोलूं स्वेट ग्लैंड, ये सब आपके जो एपिडर्मिस में खुलेगी, यहां से इनका शुरुआत। तो पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं? डर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें येलो इलास्टिक फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है और सम ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स और रूट हेयर्स, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब आपके रेटिकुलर लेयर में पाई जाती है। सर पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ के जो फाइबर होते हैं कोलेजन फाइबर वो थोड़े पतले होते हैं, यहाँ के मोटे होते हैं। दूसरा यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है वो स्टार शेप होती है, इस शेप की स्टार शेप। और यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो आपके पॉलीहेड्रल मींस हेक्सागोन बनाती हुई ऐसी सेल्स पाई जाती है। तो ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अपन ने दो लेयर बना दी, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर। तीसरा एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं एक दो रिसेप्टर के नाम, टेक्टाइल रिसेप्टर, टेक्टाइल रिसेप्टर, थर्मो रेगुलेशन रिसेप्टर, थर्मो रेगुलेशन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपको पेन, जो भी आपके चोट वोट लग रही है तो उसका पता करना, या फिर आपको टेम्परेचर जो है उसका आपको अगर इम्पल्स लेना है तो वो पता करना। तो ये रिसेप्टर आपके पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस से जो भी सेंसेशन मिलेगा उनको ये टेक्टाइल रिसेप्टर और थर्मो रेगुलेशन रिसेप्टर लेते हैं। और थर्मो रेगुलेशन रिसेप्टर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, ये ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस। एक्चुअली एक नंबर का सवाल आता है तो क्या पूछे अपने को आइडिया नहीं, तो आप तो जितना अच्छे से समझ पाओ उतना समझ। आया समझ में बेटा? डर्मिस सबका क्लियर? डर्मिस क्लियर? तो एक बार तुम सब करो फास्ट, फिर आगे चलते हैं अपन। डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन तुम्हारी बुक में? अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्किन। सबसे पहले जो डेरिवेटिव ऑफ स्किन है वो है आपकी, दो ही मेनली अपने को चीजें पता करनी है। पहला स्किन का डेरिवेटिव जो है वो है आपका हेयर। अब हेयर आपको पता है सब जगह पे पाए जाते हैं आपके छोटे 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 छोटे। पहले के टाइम पे ये हेयर जो होते थे वो आपके पूरा प्रोटेक्शन का काम करते थे, और अब जो हेयर है ये इतना प्रोटेक्शन का तो नहीं करते, पर ये काफी सेंसिटिव होते हैं। तो कहीं कहीं पे ये आपके सेंसेशन को लेने का काम करेंगे। कई बार ये खड़े भी हो जाते हैं, आपको जब डर लगता है या ठंड ज्यादा लगती है तो आपके हेयर जो है वो एरेक्टर पिल्लाई मसल्स, मैंने कल आपको बताया, जो कि एक तरह का नॉन वॉलेंट्री मसल है, वो इसको खड़ा करता है। तो एक तो अपने को पढ़ना है हेयर के बारे में, दूसरा आपकी जितनी भी ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, है ना, वो सारी की सारी अपन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो दो ही आपके इसके अंदर डेरिवेटिव है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं हेयर। हेयर क्या होता है, तो हेयर का स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। चलो
हेयर आपको निकलते हुए तो यहीं से दिखता है। इसके ले लेते हैं अपन ये, और ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और ये कहाँ गया हुआ रहता है बेटा? डर्मिस वाले पार्ट में। और डर्मिस में भी कहाँ पे? रेटिकुला। कौन से वाले पार्ट में? रेटिकुलर पार्ट। ये आपका हेयर। तो हेयर जो है वो आपके सबसे पहले हेयर का जो आपका ये मेन पार्ट है जो डर्मिस के अंदर गया हुआ है, ये आपका हेयर फॉलिकल। क्या है? हेयर फॉलिकल। इसी हेयर फॉलिकल के साथ में यहाँ पे आपकी सिबेशियस ग्लैंड जुड़ी हुई रहती है। सिबेशियस ग्लैंड कौन सी होती है? ऑयल रिलीज करेगी, और इस ऑयल रिलीज होने की वजह से ही आपकी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मतलब पता है बेटा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हाँ, एक्सोक्राइन मींस जो भी सिक्रेशन होगा वो सीधा का सीधा ऑर्गन पे निकलेगा या बाहर निकलेगा, ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। और एंडोक्राइन मींस जो ब्लड के अंदर अपने हार्मोन को रिलीज करे। तो हेयर फॉलिकल जो है इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक तो डर्मिस वाला पार्ट और एक एपिडर्मिस। ये वाला पार्ट भी तो बाहर तक जा रहा है ना? तो एक तो डर्मिस वाला पार्ट और एक एपिडर्मिस वाला पार्ट। ये फाइबरस पार्ट होता है इनसाइड द एपिडर्मिस, और ये आपके एपिडर्मिस का पार्ट। दूसरा इसमें पार्ट है आपके हेयर पेपिला। हेयर पेपिला, अब देखो काम क्या करेगा ये। जैसे ही कोई सेंसेशन मिला तो ये सेंसेशन को लेगा कौन? हेयर लेगा। अब ये यहाँ हेयर का ये वाला पार्ट जो बना हुआ है वो केराटिन का बना हुआ है, मींस नॉन लिविंग है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका जो हेयर फॉलिकल जो है ये आपके डर्मिस के अंदर है, और डर्मिस में यहाँ पे इसके ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। तो ये जो आपका खड्डा टाइप का जो ये बना हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, इसको आप बोलते हो हेयर पेपिला। हेयर पेपिला, जिसके अंदर हेयर रूट जो है या हेयर फॉलिकल जो है वो अंदर की साइड में जमा हुआ है। अब जो ये बाहर पार्ट निकल रहा है इसको आप बोलते हो हेयर शाफ्ट। क्या बोलते हो? हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट जो पार्ट है वो ये बाहर त्वचा में निकलता है। अब इस हेयर पार्ट का भी सबसे बाहर का जो भाग होता है, हेयर शाफ्ट का सबसे बाहर का भाग ये होता है क्यूटिकल। कौन सा होता है? क्यूटिकल। सबसे बाहर क्यूटिकल, जो कि इसका प्रोटेक्शन करने का काम करेगा और इसको चिकना बनाए रखेगा। दूसरा आपके जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स पार्ट। मतलब अगर मैं इसी को ऐसे तोड़ दूं, हेयर पार्ट को भी ऐसे तीन भागों में तोड़ दूं, तो सबसे बाहर क्यूटिकल हो गया, फिर इसके अंदर ये वाला पार्ट, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है। कॉर्टेक्स पार्ट है। ये सब नॉन लिविंग है बेटा, केवल और केवल लिविंग वाला पार्ट आपके यहाँ पे पार्ट है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और नर्व दोनों रहते हैं, और यहाँ पे आपके मिलेनिन भी पाया जाता है। अब ये मिलेनिन, अगर मिलेनिन दो टाइप का होता है, काले कलर का और व्हाइट कलर का। तो मिलेनोसाइट सेल जो है वो मिलेनिन का प्रोडक्शन करती है यहाँ पे, तब तक आपके बाल काले रहेंगे। समटाइम यहाँ पे मिलेनिन की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड जमा हो जाता है, तो आपके बाल जो होते हैं वो व्हाइट होने लगते हैं। दूसरा, एज बढ़ने के साथ साथ में ग्रे हेयर्स, बोले तो व्हाइट हेयर जो है वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो मिलेनोसाइट सेल है उसकी एक्टिविटी एज बढ़ने के साथ साथ में कम हो जाती है। सर क्या करें कि हेयर काले ही रहे? तो हेयर काले रखने के लिए आप दो काम कर सकते हो, शीर्षासन करो तो उससे आपके काले रह जाएंगे। दूसरा आपका डाइट, तो एक एज तक, जैसे कईयों में नहीं होते अभी तक, कईयों के बूढ़े होने के बाद भी काले ही रहते हैं, बूढ़े होने के बाद में 40-50 तक, और आजकल तो 17-18 में ही व्हाइट आ जाते हैं। आते नहीं आते? आते हैं ना? हाँ? हाँ, या फिर दूसरा है सबसे बढ़िया, गार्नियर लो, काले करो। तो ध्यान से सुनना,
पहला था आपके हेयर फॉलिकल, जो सबसे नीचे हेयर फॉलिकल किसके अंदर था, हेयर पेपिला के अंदर, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज गई हुई रहती है, नर्व गए हुए रहते हैं। उसके बाद में हेयर शाफ्ट, जिसके 2-3 पार्ट हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट क्यूटिकल, उसके अंदर आपके कॉर्टेक्स, और उसके मध्य बीच में आपके होती है आपके मेडुला पार्ट। कौन सा पार्ट, मेडुला पार्ट। अपन इसमें बीच में बना देते हैं मेडुला पार्ट। अच्छा सर इनमें अलग अलग क्यों कर रहे हैं अपन, तो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके सेल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे क्यूटिकल जो है वो एक उसी की मोटा स्तर मीन सिंगल लेयर्ड सेल का आपका लेयर होता है, जिसके अंदर केराटिन पाया जाता है। उसके बाद में आपका कॉर्टेक्स है, वहाँ पे डबल और ट्रिपल लेयर हो जाती है सेल्स की, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। और इनके अंदर आपके मिलेनिन पाया जाता है, जिसके कारण आपके बालों का रंग जो है वो काला, या फिर अगर मिलेनिन या वल्कुट की सेल या फिर कॉर्टेक्स कम हो जाता है तो मिलेनिन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल व्हाइट दिखने लग जाएंगे। उसके बाद में आपके मेडुला वाला पार्ट है, जो वल्कुट के नीचे वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट। तो इसमें आपके कोशिका को सॉरी हेयर को आपके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम होता है। एंड देन आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे रहता है इरेक्टर पिल्ली पेशिया, इरेक्टर पिल्ली मसल्स, इरेक्टर पिल्ली मसल्स यहाँ पे, जो कि नॉन स्टीरेटेड होती है। नॉन स्टीरेटेड का मतलब जिनमें कोई लाइन नहीं होती ऐसे, ये इरेक्टर पिल्ली पेशी ऐसी होती है मसल। ये इसका काम क्या रहता है कि जब भी आपके इरेक्टर पिल्ली मसल, ये आपका क्या करती है, ये हेयर फॉलिकल को, हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई रहती है। तो ऑटोमेटिकली जब भी डर लग रहा है या कंपकपी छूट रही है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका हेयर शाफ्ट जो है, ये वाला बाहर जो निकला हुआ पार्ट है, ये आपके सीधा खड़ा हो जाता है। जनरली ये नीचे सोता हुआ रहता है, पर डर लगते ही आपके खड़ा हो जाता है, इरेक्टर पिल्ली पेशी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिल्ली मसल्स। आया बेटा, सिंपल लेना अपने को, ज्यादा डीप में नहीं जाना। देखो हेयर सबसे पहला पार्ट, इसके 4 पार्ट आपको याद रखने हैं मेनली। पहला है हेयर फॉलिकल, जो कि इसका जीवित पार्ट है, लिविंग पार्ट। दूसरा है हेयर पेपिला, जिसके अंदर ये हेयर फॉलिकल एस्टेब्लिश है। तीसरा इसके अंदर एक सीबेशियस ग्लैंड जुड़ी हुई रहती है, जो इसको चिकना बनाए रखती है शाफ्ट को, इसीलिए बाल जो है उनको तेल लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा सर हमको तो तेल लगाना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन कई बार होता है कि आपके ये सीबम ग्लैंड जो होती है, सीबेशियस ग्लैंड जो होती है ब्लॉक हो जाती है, तो आपके या खाली खोरा बनता है, जिसको आप खोरा बोलते हैं, खोरा बनता है, पर यहाँ पे तेल पूरा बाहर नहीं निकल पाता, इस वजह से वो चिकने रहते हैं, रूखे रूखे लग जाते हैं। तो सर मेरे रूखे बाल होंगे, इसलिए टीवी में ऐड आता है, रूखे बालों की समस्याओं से निजात पाने के लिए पतंजलि के स्किन तेल लगाइए, तो वो सीबेशियस ग्लैंड काम करेगा। फिर उसके बाद में आपका हेयर शाफ्ट, हेयर शाफ्ट की 3 लेयर है, कौन कौन सी, क्यूटिकल, देन कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला। कॉर्टेक्स में मेन याद रखना आपको मिलेनिन पाए जाते हैं, और वो मिलेनिन की वजह से आपके बाल जो है वो काले। सर बालों को पोषण कहाँ से मिलता है, सर मैं बाहर कितना ही आंवला लगा लूंगा, केवल मैं खुश होऊंगा लेकिन कुछ नहीं होना, तो सर होएगा किससे, टेक प्रोटीन डाइट। अगर आपको सिल्की बाल चाहिए तो वो उससे नहीं मिलेंगे आपको शैम्पू से, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे जितना आप न्यूट्रिशन दोगे। अब ये न्यूट्रिशन किसकी वजह से आ रहा है, ब्लड की वजह से आ रहा है, और इसीलिए अपन बोलते हैं प्रोटीन डाइट ज्यादा लो। प्रोटीन डाइट लोगे तो आपका केराटिन प्रोटीन ज्यादा बनेगा, ऑटोमेटिकली ये सॉफ्ट सिल्की शाइनी बाल रहेंगे आप। फिर आपको डव लगाने की जरूरत नहीं है, पतंजलि के स्किन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कर सकते। तो ये हुआ आपका हेयर। और इरेक्टर पिल्ली मसल्स याद रख लेना, 1 नंबर का आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरेक्टर पिल्ली मसल्स, तो आपको याद, ठंड के दिनों में और आपके डर के दिनों में बाल ज्यादातर खड़े हो जाते हैं, और ये इसी की वजह से होते हैं। चले आगे बेटा, दूसरा क्यूटेनियस ग्लैंड्स। अब चलते हैं ग्लैंड में। हेयर पता चल गया, अब चलते हैं ग्लैंड। देखो ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स है, और ग्लैंड समझने से पहले एक आपको और चीज समझनी है। क्यूटेनियस ग्लैंड, सारी की सारी ये ग्लैंड पाई कहाँ जाती है,
डर्मिस या एपिडर्मिस? डर्मिस। एपिडर्मिस में कुछ नहीं होता। एपिडर्मिस इज ओनली प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डर्मिस, ये मान लो, जिसके अंदर सिर्फ मेलेनोसाइट सेल्स सबसे नीचे वाली लेयर में वही बेस सेल में पाई जाती है, और ऊपर वाली सारी लेयर जो है वो नॉन लिविंग होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो ग्लैंड है यहाँ पे वो एक्सोक्राइन टाइप की है, एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। इन ग्लैंड से कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं जो डायरेक्ट स्किन के बाहर की साइड में खुलते हैं। जैसे आप सबसे पहले पढ़ोगे स्वेट ग्लैंड, तो पसीना निकलेगा। अच्छा, सारी की सारी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकल रहा है उसका कोई ना कोई फंक्शन जरूर है। जैसे स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकल रहा है वो आपके थर्मो रेगुलेशंस होते हैं, मींस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेंगे। दूसरा आपके सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड वो आपके तेल निकालती है जिसकी वजह से आपकी स्किन चिकनी बनी हुई रहती है, और दूसरा आपके बाल जो है वो चिकने बने हुए हैं। नेल्स भी देखो यहाँ पे पानी नहीं ठहरता नेल्स के ऊपर, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड से जो, या केराटिन प्रोटीन मान लो, इसके अंदर की सिबेशियस ग्लैंड है नीचे की साइड में, जहाँ हल्का हल्का सा तेल, ऐसा नहीं कि तेल की धार बहेगी, क्या वो तो कहीं से ही नहीं बहेगी बॉडी। चाहे आपका नाक यहाँ के आसपास का ले लो, एक्सिला ले लो, या ग्लांस पेनिस ले लो, पेनिस के ऊपर वाला पार्ट, वहां पे भी आपके सिबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। और ये सारी की सारी जो ग्लैंड है स्ट्रेटम मेलपिगी के इनर फोल्ड की वजह से बनती है। सबसे पहले अपन लेते हैं पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड, देखते हैं क्या होती है और इनमें क्या क्या काम होता है इनका, ये देखते हैं। एक ग्लैंड को पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले आपकी स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से बेटा देखो ग्लैंड के अलग अलग टाइप में बताऊं आपको। ये मान लेते हैं अपन एपिडर्मिस अपना वाला है ना, यहां से अपन इसको खोल देते हैं। स्ट्रेटम मेलपिगी जो है उसके इनर फोल्ड से यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की जो ये सेल बन रही है, एक घड़ेनुमा संरचना बोलते हैं। और ये सिंपल लेयर, एक ही लेयर की, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल इनर फोल्ड, जिसमें ये जो नीचे का भाग है ये ढका हुआ किसमें है, या फिर बोलो एम्बेडेड किसमें है, डर्मिस के अंदर। इसमें डर्मिस के अंदर। अब मैंने और इसको बड़ा बना दिया, स्वेट ग्लैंड को मैंने बड़ा। अब इसके अंदर कई सारे इन सेल से लिक्विड निकलते हैं, जैसे आप साल्ट बोल दो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, या फिर वाटर बोल दो, CO2 बोल दो, है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर मिक्स होती है, और ये फिर बाहर है, ये फिर बाहर, जिसको आप बोलते हो स्वेट। लगभग अपनी बॉडी के अंदर 25 लाख स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, 25 लाख स्वेट ग्लैंड पाई जाती है जिससे पसीना निकलता है। और ये आपके मेन पार्ट, जैसे एक्सिलल पार्ट स्किन के ऊपर पूरी होती है, वैसे एक्सिला पार्ट में ये ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए अपन बोलते हैं धर्म में बदबू आवे। कान वाले पार्ट में है ना, वहाँ पे ज्यादा होती है, और खासकर आपके जेनेटल ऑर्गन, जेनेटल ऑर्गन के आसपास में भी ये ज्यादा पाई जाती है। ये आपके एनस वाले पार्ट, ये मेमेलरी पार्ट, जो मेमेलरी ग्लैंड होती है आपके वेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी ये ज्यादा पाई जाती है। तो हथेली, तलवे, वहां पे पसीना ज्यादा आता है। अभी मेरे चप्पल पहनी हुई पर नीचे पसीना आ रहा है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा, और एक्सिला, तो पाम, टो और एक्सिला पार्ट, यहाँ पे आपकी स्वेट ग्लैंड सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है आपके थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो तो सर आपने बोली नहीं। स्वेट ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ ईक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईक्राइन? ईक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब क्या है? तो देखो मैं आपको तीन चीजें बता दूं। एपोक्राइन, आगे आएगी एपोक्राइन, मिजोक्राइन, होलोक्राइन। ये इसका मतलब क्या होगा? ईक्राइन, मिजोक्राइन, होलोक्राइन, इन सबका एक साथ में मतलब बता देना ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। ग्लैंड जो डायरेक्ट बॉडी से बाहर ओपन हो, मींस उनका लिक्विड बाहर निकले, तो उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो। एक्सोक्राइन को आप ईक्राइन बोल सकते हो। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा, एपोक्राइन, मेसोक्राइन और होलोक्राइन क्या होता है, तो ध्यान से देखो। मान लो ये आपकी डर्मिस वाला पार्ट और ये आपका
कोई ग्लैंड है, सिंपल ग्लैंड है ना, इसमें कोई सिक्रेशन निकल रहा है और ये सिक्रेशन यहाँ से निकल के अब इसको एपिडर्मिस के थ्रू बाहर जाना है। तो ये छोटी छोटी वेसिकल्स यहाँ से बाहर जाएंगे, ये वेसिकल्स यहाँ, ये वेसिकल्स यहाँ है। अब यहाँ से एपिडर्मिस टूटेगी, टूट के ये पसीना बाहर निकला मान लेते हैं, तो जो ये वेसिकल का पार्ट है ये यहाँ चिपक जाएगा, मीन्स केवल लिक्विड बाहर निकला और कोई डैमेज नहीं हुआ एपिडर्मिस को, केवल लिक्विड बाहर निकला, तो अपन इसको बोलते हैं मीसोक्राइन। क्या बोलेंगे? मीसोक्राइन। मीन्स जब सिक्रेशन वेसिकल के फॉर्म में बाहर आए और कोई भी डैमेज एपिडर्मिस को नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं मीसोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मीसोक्राइन ग्लैंड। अब क्या होता है, कभी कभी ये ग्लैंड है और इसमें कोई सिक्रेशन निकलना है, इसका पूरा पार्ट, इस ग्लैंड का पूरा पार्ट ही बाहर निकल जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं एपोक्राइन। क्या बोलते हैं? एपोक्राइन। वापिस ध्यान से सुनना, मीसोक्राइन में क्या होता है, वेसिकल की फॉर्म में केवल लिक्विड बाहर निकलता है, कोई भी डैमेज नहीं होता। जबकि एपोक्राइन में क्या हो रहा है, वेसिकल नहीं बन रही है, पूरा का पूरा सेल का पार्ट जो है वो ही बाहर निकल जाता है। अब मैं बताऊं आपको ये कहाँ पे निकलता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, बच्चा जब दूध पीता है तो दूध के साथ साथ में मेमेलरी ग्लैंड के कुछ पार्ट भी टूटते रहते हैं। हालांकि वापस रीजनरेशन होता रहता है, इसीलिए कई बार औरतें शिकायत करती है कि मेरे यहाँ पे गांठ बन गई। वो गांठ क्यों बन रही है? क्योंकि डैमेज हो जाता है आपके मेमेलरी ग्लैंड, एपोक्राइन नेचर की है। दूसरा, आपके जब सीबम निकलता है, टिट्टी, कान की टिट्टी आप जब निकालते हो उसके अंदर भी आपकी कई सारी सेल्स बाहर निकलती नहीं, तो टिट्टी बनी कैसे? और दूसरा, आपके आंखों के ऊपर से, ये लेयर के ऊपर से भी कई बार आपके परतें निकलती रहती है। वो परतें क्यों निकल रही है? क्योंकि ये एपोक्राइन टाइप की है, मींस सिक्रेशन के साथ साथ में सेल्स के कुछ पार्ट भी टूट के निकल जाते हैं। पसीना निकल रहा है, उसके साथ में कुछ नहीं निकल रहा है, खाली पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो किस टाइप की है? मीसोक्राइन नेचर, मीसोक्राइन नेचर। अच्छा, और आपको बताऊं मैं, ग्लांस पेनिस, उसको साफ करना पड़ता है एवरीडे। आफ्टर 17-18 जब बच्चे को पता चल जाता है कि फॉर स्किन रिमूव होती है, तो वो ग्लांस पेनिस को साफ करता है, तो उसमें भी व्हाइट कलर का आपके सीबम निकलता है। वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहाँ पे एपोक्राइन नेचर की सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, तो वो आपके बाहर निकलता है साथ के साथ में। एक्सिला पार्ट के अंदर कई बार आपके कचरा जमा हो जाता है, एक्सिलल पार्ट यहाँ पे, वो भी क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड जो है वो एपोक्राइन नेचर की है। तो एपोक्राइन और मीसोक्राइन दोनों पता चल गए क्या होते हैं, एपोक्राइन और मीसोक्राइन। ये ईक्राइन के टाइप है। स्वेट ग्लैंड जो है वो ईक्राइन बोले तो मीसोक्राइन टाइप की है। ये सम टाइम आपके मीसोक्राइन मींस पानी को ही बाहर निकालती है, कोई डैमेज नहीं करती। जबकि जितनी भी अपन सीबेसियस ग्लैंड पढ़ेंगे वो आपके इस टाइप की होगी, एपोक्राइन टाइप की होगी। और होलोक्राइन का मतलब होता है एपो और मीसो दोनों मिक्स, मींस यहाँ से ये पार्ट टूट के गया, लेकिन ये पूरा पार्ट बाहर नहीं जाके ये केवल सिक्रेशन को बाहर निकलेगा और वापस इसको, मतलब सेल टूटी, ग्लैंड की सेल टूटी, बट पूरा पार्ट डैमेज नहीं होता, सेल डैमेज नहीं यहाँ से, तो एपोक्राइन नेचर हो गया। फिर एपिडर्मिस से बाहर जब निकल रहा है तो केवल लिक्विड बाहर निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये आपके होलोक्राइन। होलोक्राइन का एग्जांपल अपने यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए अपन इसको नहीं ले रहे। ये केवल आपको बताने के लिए कि एपोक्राइन और मीसोक्राइन क्या है। आप आगे आने वाले टाइम में जैसे सीबेसियस ग्लैंड पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा इट इज अ टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, तब वहां पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे एपोक्राइन का मतलब, समझ जाना कि एपोक्राइन मींस ग्लैंड का पूरा पार्ट टूट जाता है और वो बाहर निकलता है। आया बेटा समझ में? हम सब करके बोलो यस और नो। ओके ओके, हाँ प्रदीप, सुनील, क्लियर बेटा? दूसरा लेते हैं अपन बेटा, सीबेसियस ग्लैंड है ना, टेल ग्रंथियां जो है आपके होलोक्राइन टाइप की है, सम टाइम मीसोक्राइन, टेल बाहर निकल रहा है जैसे यहाँ से, इसी के तीन टाइप हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन और मीसोक्राइन, मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे कि आपके लिक्विड बाहर। हाँ, तो अब देखते हैं अपन दूसरा बेटा, सीबेसियस ग्लैंड या टेल ग्रंथि। अब आपको ये तो पता ही है टेल ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, जगहों का नाम इसको आपके, सबसे पहले तो सर मेरी तेल ये त्वचा है, और बोलते हैं ना सर पूंछियां ज्यादा होती है,
तो तेल आपके चेहरे पे ज्यादा निकलता है और खासकर नाक के आसपास, ठीक है ना, नाक के आसपास निकलता है। और ये आपके ये भी ऐसे एकदम पतली सी होती है ऊपर से, तो और यहाँ पे ये इनर फोल्ड हो जाती है, इनर फोल्ड से बनती है। ऐसे इनर फोल्ड से बनती है। ये आपकी सीबेसियस ग्लैंड है, ये भी डर्मिस के अंदर ही पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? डर्मिस के अंदर। खुलती कहाँ पे है ये आपके? ये खुलती है आपके एपिडर्मिस के अंदर। इसमें होलोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, मींस जो तेल निकलेगा और तेल के साथ साथ में कुछ पार्ट इस ग्लैंड का भी मिक्स रहेगा। और इसी वजह से जो आपके चाहे वो कान की अंदर की गंदगी हो या फिर स्किन के ऊपर की गंदगी हो या एक्सिला के आसपास की गंदगी हो या स्तन ग्रंथियां बोले तो मेमिलरी ग्लैंड के आसपास की जो तेल ग्रंथियां या ग्लांस पेनिस के आसपास में, एनस के आसपास में ये मेमिलरी ग्लैंड ज्यादा पाई जाती है, जहां से कुछ पार्ट इनका टूट के बाहर भी निकलता है। और इसीलिए आपके जब आप यहाँ से यूं करते हो तो तेल के साथ साथ में कुछ पार्ट सर दिखाई नहीं देता, काला काला मेल दिखाई देता है ना आपको, वो मेल के साथ में वो सेल्स भी बाहर डैमेज होकर निकलती है, ठीक है। इनका जो तेल होता है वो मिल्क टाइप का और ऑयली जैसा एकदम थिक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड, जिसको आप बोल सकते हो सीबम। क्या बोल सकते हो? सीबम। बेटा सीमन और सीबम में डिफरेंस है, ध्यान रखना। सीमन जो होता है वो आपके व्हाइटिश फ्लूइड जो कि पेनिस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, टेस्टिस में बनता है। सीबम जो है वो आपके सीबेसियस ग्लैंड में बन रहा है। और ये अपन ने अभी एक चीज पढ़ी थी हेयर, तो हेयर के आसपास में भी एक ग्लैंड थी, मतलब ये मुंह ओपन कर दूं मैं ये, और यहाँ पे मैं हेयर बना दूं, ये है। तो इसमें भी यही खुल रही है क्योंकि ये बालों को चिकना बनाए रखती है। तो ये और ये होलोक्राइन टाइप की क्यों बोला मैंने? क्योंकि सम टाइम ये तेल निकाल रही है बाहर किसी किसी जगह से, जैसे आपके लिप्स के ऊपर ये पाई जाती है चिकने बनाए रखने के लिए, तो यहाँ से लिप्स नहीं टूटता कभी भी, तो उस टाइम पे ये एक तरह से मिसोक्राइन है। और सम टाइम ये एपोक्राइन की तरह, जैसे मैंने बोला मेमिलरी ग्लैंड के आसपास में जो होती है तो टूट टूट के बाहर आती है, तो वहां पे एपोक्राइन मिलती है। तो एपो और मिसो दोनों मिलकर क्या बनाती है? होलोक्राइन। मीन्स ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो भी लिक्विड के साथ में बाहर चली जाती है, उसको सीबम समझ में आ गया? अच्छा, ये कहाँ का नहीं पाई जाती? तेल ग्रंथियां जो है आपके पाम के ऊपर और नीचे की साइड में जो आपका सोल है, सोल है वहां पे नहीं पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती है? आपके लिप्स, ग्लांस पेनिस और मेमिलरी ग्लैंड, फीमेल मेल दोनों के अंदर, पर फीमेल में ये ज्यादा पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसका होता है वो होता है आपके विटामिन डी का सिंथेसिस। एक्चुअली आपकी बॉडी में एक 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नाम का एक प्रो विटामिन पाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ एक एंजाइम पाया जाता है। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल केमिकल है। इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो ये आपके कोले कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है, कोले कैल्सीफेरॉल। और ये कोले कैल्सीफेरॉल आपके कैल्सीफेरॉल बनाता है, और कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी होता है। तो सीबेसियस ग्लैंड के अंदर पाया जाने वाला, सीबेसियस ग्लैंड के अंदर पाया जाने वाला 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाया जाता है? विटामिन डी बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इसका मेन फंक्शन बालों को चिकना बनाना ये तो है ही, और जो मेन पार्ट है ग्लांस पेनिस को चिकना बनाना, एनएस को चिकना बनाना, उसके अलावा विटामिन डी का सिंथेसिस करना भी इसका मेन फंक्शन है। तो आज की क्लास को यही स्टॉप करेंगे। आज